हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कितने तरह की होती है। जब आप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट समझ जाएंगे तो इसके बाद आप कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पहला चैप्टर कॉस्ट शीट समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ऑल एक्सपेंसेस, monetary and non-monetary, incurred in the production and sale of goods or providing of services are termed as cost। वो सारे खर्चे चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो। मॉनेटरी वो जिनके लिए हमने मनी स्पेंड करी, नॉन मॉनेटरी वो जिनके लिए हमने कोई मनी स्पेंड नहीं करी। ये वो सब सर्विसेज है जो ओनर खुद प्रोवाइड करता है। ये सभी खर्चे जो किस लिए किए जा रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करने और बेचने में या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, इन सभी खर्चों को कलेक्टिवली बोला जाता है कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरह की होती है? जो तीन बेसिक एलिमेंट हैं कॉस्ट के वो हैं मटेरियल्स, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ध्यान रखना है तीनों ही दो तरह के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, मटेरियल एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर भी एक होती है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस भी होते हैं दो तरह के, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को इस तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट को एक तरफ कर दें और इनडायरेक्ट खर्चों को एक तरफ कर दें। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर दें तो इससे बनती है प्राइम कॉस्ट। बाकी बचे हुए इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कलेक्टिवली बोला जाता है ओवरहेड्स। डायरेक्ट खर्चों को ऐड करके बनी प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट खर्चों को ऐड करके बना ओवरहेड्स। ओवरहेड्स तीन लेवल पर होती है। एक होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरी होती हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तीसरी होती हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को और ओवरहेड्स को हम डिटेल में समझेंगे। फॉलोइंग आर द थ्री ब्रॉड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अभी समझा हमने, एक होता है मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस। मटेरियल क्या होता है? द टर्म मटेरियल may be defined as the substances from which products are manufactured। मटेरियल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। आप समझ सकते हैं कोई भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए मटेरियल जरूरी है। जो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट है प्रोडक्ट तैयार करने में वो है उसका मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अगर पेन बनाया गया तो उसके लिए प्लास्टिक और मेटल यूज हुए, ये मटेरियल है। फर्नीचर तैयार किया गया तो फर्नीचर के लिए वुड यूज हुई, ये उसका मटेरियल है। कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा उसके लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। दीज मटेरियल्स में बी इन रॉ फॉर्म और मैन्युफैक्चर्ड स्टेट। मटेरियल या तो रॉ फॉर्म में हो सकता है या मैन्युफैक्चर्ड यानी बना बनाया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर इज इन रॉ स्टेट। फर्नीचर को बनाने के लिए अगर हम वुड का यूज करते हैं तो वुड रॉ स्टेट में एक मटेरियल है। whereas cloth used in dress making is in manufactured state। और कोई भी ड्रेस बनाने के लिए हमें क्लॉथ की जरूरत होगी तो क्लॉथ भी एक रॉ मटेरियल है पर वो मैन्युफैक्चर्ड स्टेट में है, मीन्स बना बनाया होता है। मटेरियल्स में भी इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मटेरियल या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स which enter into and become part of the product। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट होता है, जो कि प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वुड इन फर्नीचर, फर्नीचर बनाने में वुड यूज हुआ। प्लास्टिक इन टॉयज, टॉयज बनाने में प्लास्टिक यूज हुआ। ड्रेस बनाने में क्लॉथ यूज हुआ। ये सभी
डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है इनको. These can be easily identified in a product. The following are normally classified as direct material. ये 4 तरह का डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है. All raw materials like wood in the manufacture of furniture. सभी तरह का रॉ मटेरियल जैसे कि फर्नीचर बनाने में वुड, टॉयज बनाने में प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सभी तरह का रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होता है. दूसरा है ऑल मटेरियल्स स्पेसिफिकली परचेज्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, प्रोसेस और ऑर्डर. वो सारे मटेरियल जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर जॉब या प्रोसेस या ऑर्डर को पूरा करने के लिए खरीदे जाते हैं. नेल्स फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले नेल्स, कील, फेविकोल, ग्लू फॉर बुक बाइंडिंग, ये सभी मटेरियल स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पर्पस या प्रोसेस या ऑर्डर के लिए खरीदे जाते हैं, तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल ही होते हैं. थर्ड है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स. प्राइमरी पैकिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है, वो पैकिंग मटेरियल होता है जिसके बिना प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता. फॉर एग्जांपल मेन प्रोडक्ट होता है टूथपेस्ट, लेकिन टूथपेस्ट को लूज नहीं बेच सकते. टूथपेस्ट हमेशा एक ट्यूब में बेची जाती है. तो टूथपेस्ट जिस मटेरियल से बनी वो तो डायरेक्ट मटेरियल है ही, लेकिन टूथपेस्ट की ट्यूब जिस प्लास्टिक से बनी है या जिस भी मटेरियल से बनी है वो भी एक डायरेक्ट मटेरियल ही कहलाएगा. तो वो ट्यूब जो है वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल में ही काउंट होता है. जैसे कार्टून्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, रैपिंग, ट्यूब फॉर टूथपेस्ट, ये लिखा मैंने देखिए. पाउच फॉर शैम्पू, शैम्पू प्लास्टिक बोतल में आएगा या पाउच में आएगा, तो वो प्लास्टिक बोतल या पाउच जो है वो भी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा. और चौथा होता है पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड लाइक टायर्स फॉर व्हीकल्स, आईसीज फॉर टीवी. ये वो पार्ट या कंपोनेंट होते हैं जिनको एक कंपनी खुद बनाती है या खरीदती है. जैसे कि व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी, किसी कार बनाने वाली कंपनी के लिए टायर्स बना बनाया एक पार्ट है. हो सकता है कंपनी किसी और कंपनी से डायरेक्ट खरीदती हो ये, लेकिन ये टायर भी एक डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा कार को बनाने के लिए. आईसीज फॉर टीवी, टीवी बनाने में आईसीज यूज होती हैं, ये भी डायरेक्ट मटेरियल ही है. दूसरा मटेरियल होता है इनडायरेक्ट मटेरियल्स. इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? Indirect materials are those materials which do not become part of the product. ये वो मटेरियल्स होते हैं जो प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं. इनको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज तो करते हैं, पर ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ही मटेरियल कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट में नहीं दिखता है. These materials are consumed in the course of manufacture. मैन्युफैक्चर की प्रोसेस में ये मटेरियल कंज्यूम किए जाते हैं एंड कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड इन प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट में विजिबल नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीन्स, क्लीनिंग मटेरियल फॉर मशीन्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो ये सब ऐसे मटेरियल हैं जो यूज तो हुए प्रोडक्शन प्रोसेस में, पर वहीं खत्म हो गए, प्रोडक्ट में नहीं आए. इनडायरेक्ट मटेरियल्स में रिलेट टू फैक्ट्री. इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन का भी हो सकता है. जो दूसरा एलिमेंट है कॉस्ट का वो है लेबर. द टर्म लेबर में बी डिफाइंड एज द ह्यूमन एफर्ट by which materials are converted into finished products. लेबर शब्द से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. लेबर का मतलब मजदूर नहीं होता सिर्फ अकाउंट्स में. लेबर का मतलब है किसी भी तरह का ह्यूमन एफर्ट जिससे मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. मटेरियल में भी इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एक किसी बड़े इंडस्ट्रियल हाउस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. तो इन सभी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, वर्कर हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, गार्ड हो, स्टोर कीपर हो, इन सभी को कलेक्टिवली लेबर कहा जाता है. लेबर दो तरह की हो सकती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट.
डायरेक्ट लेबर क्या होती है? डायरेक्ट लेबर इज द लेबर विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, वो मजदूर जो मशीन चला रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो कहलाएंगे डायरेक्ट लेबर। या अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसी है जहां पर काम मैन्युअली किया जाता है, मीन्स हाथ से प्रोडक्शन किया जाएगा बिना मशीन्स के, तो वो सारी लेबर जो प्रोडक्ट को खुद बना रही है, फॉर एग्जांपल बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग, तो जो लेबर डायरेक्टली बीड़ी बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है उसे कहेंगे हम डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो सब इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर, फोरमैन, डायरेक्टर, मैनेजर, ये सभी इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं। If the concern is engaged in rendering a service, the term direct labor refers to those employees who directly carry out that service. अगर कोई बिजनेस फर्म ऐसी है जो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि सर्विसेज रेंडर करती है, तो ऐसी सर्विस इंडस्ट्री के केस में डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है वो एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली सर्विस को प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइवर या कंडक्टर ऑफ अ बस इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। Direct labor is also known as process labor, productive labor और operating labor. डायरेक्ट लेबर को प्रोसेस लेबर, प्रोडक्टिव लेबर या ऑपरेटिंग लेबर भी कहा जाता है। दूसरी लेबर होती है इनडायरेक्ट लेबर। Indirect labor is the labor which is not directly engaged in the production process but is engaged to assist or help the production process. इनडायरेक्ट लेबर के अंदर वो लेबर शामिल की जाती है जो प्रोडक्ट को बनाने में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस को केवल वो असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताए थे, फोरमैन, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, डायरेक्टर, मैनेजर, सेल्समैन, अकाउंटेंट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये सभी लोग खुद मशीन नहीं चलाते हैं, बस ये प्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट कर रहे हैं, अदर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। केवल वही लेबर जो मशीन चला के प्रोडक्ट बना रही है वही लेबर सिर्फ डायरेक्ट लेबर है, बाकी सब तरह का ह्यूमन एफर्ट इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर में रिलेट टू फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन से रिलेटेड हो सकता है। तीसरा ब्रॉड एलिमेंट है कॉस्ट का, एक्सपेंसेस। Cost other than material cost and labor cost are known as expenses. तो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को अगर हम हटा दें तो बाकी जो भी खर्चे बचते हैं, जो भी कॉस्ट बचेगी, वो सब एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी तरह के खर्चे मटेरियल और लेबर के अलावा, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल, पानी का बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर मेंटेनेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सभी क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसेस कहलाएंगे। एक्सपेंसेस में भी इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे ही एक्सपेंसेस भी मटेरियल और लेबर की तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which can be directly and easily allocated to specific cost units or cost centers. डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अदरवाइज चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। ये वो खर्चे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली और इजीली एलोकेट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट से या कॉस्ट सेंटर से। These are the expenses which are specifically incurred for production of a particular product. ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? तो ध्यान रखना है, these are the expenses which are specifically incurred for production of a particular product. अगर किसी एक्सपेंस को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनाने के लिए ही खर्च किया जाता है तो वो एक्सपेंस हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। An important feature of direct expense is that it relates to a specific work order.
डायरेक्ट एक्सपेंस की एक खासियत है कि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर से रिलेटेड होता है। इफ इट रिलेट्स टू अ नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स, अगर कोई खर्चा बहुत सारे वर्क ऑर्डर के साथ कलेक्टिवली किया जाएगा, इट वुड बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तब इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार फिर इसको समझते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या समझा? ये वो खर्चे हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए किए जाते हैं। पहला एग्जांपल है हायर चार्जेस ऑफ अ स्पेशल प्लांट, मशीन और टूल्स फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए अगर कोई प्लांट, मशीनरी या टूल्स को किराए पर लिया गया, तो वो किराया उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की एक डायरेक्ट कॉस्ट होगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डाइज, डिजाइन्स एंड पैटर्न्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। कोई स्पेसिफिक जॉब या ऑर्डर मिला है, उसको पूरा करने के लिए कोई स्पेशल डाइज, डिजाइन्स या पैटर्न्स बनाए गए, तो उनको बनाने में जो खर्चा हुआ वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स एंड रॉयल्टीज। अगर किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए टेक्निक अपने हमारी खुद नहीं है, किसी से बोरोड टेक्निक है, तो उसके बदले में जो पेटेंट फीस या रॉयल्टीज दी जाएंगी, वो सब भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है काम करने का, उसके लिए कोई भी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के ऊपर खर्चा किया, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और लास्ट है फी पेड टू आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स एंड अदर कंसल्टेंट्स स्पेसिफिकली स्पेशली अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। किसी एक पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए अगर कोई आर्किटेक्ट, सर्वेयर या कोई और कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया, तो उसको दिया जाने वाला फीस वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Indirect expenses are those expenses which cannot be directly and easily allocated to specific cost units or centers. ये वो खर्चे होते हैं जो स्पेसिफिकली और डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट या सेंटर के साथ आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं। Examples of such expenses are rent of factory, office या warehouse, insurance of factory, office or warehouse, electricity bill, depreciation of machinery and furniture, advertisement, bad debt, carriage outward, packing expenses, etc. जब कोई खर्चा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे यूनिट के लिए एज अ होल किया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का बिजली का बिल, या फैक्ट्री का किराया, या ऑफिस का किराया। अब फैक्ट्री का बिल दिया जा रहा है, तो उस बिल से कोई स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा। फैक्ट्री में कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। बिल किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं आएगा। बिजली का बिल तो पूरी फैक्ट्री का एज अ होल आएगा। तो किस प्रोडक्ट के लिए कितने रुपए की बिजली यूज हुई, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम इजीली। इसलिए फैक्ट्री का बिजली का बिल ये कहलाएगा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिवाइड करना बड़ा सिंपल है। अगर कोई खर्चा कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्पेसिफिकली हो रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और कोई खर्चा पूरी फैक्ट्री या पूरी ऑफिस यूनिट के लिए एज अ होल किया जा रहा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। Indirect expenses may relate to factory, office and selling and distribution division. Indirect material और indirect labor की तरह indirect expenses भी फैक्ट्री के लिए हो सकते हैं, ऑफिस के लिए हो सकते हैं, या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के लिए हो सकते हैं। चौथा एलिमेंट हो सकता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बेसिकली जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको कलेक्टिवली ओवरहेड्स कहा जाता है। तो अभी जो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझे थे ऊपर, वही सभी ओवरहेड्स हैं। ये क्लासिफिकेशन अलग से समझाया जा रहा है केवल ओवरहेड्स को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। तीन तरह की ओवरहेड्स, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तीसरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ओवरहेड्स को समझने वाले हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है,
The total of office and administration overheads and selling and distribution overheads is termed as जनरल overheads. अगर आपसे पूछा जाए जनरल ओवरहेड क्या होती है, तो ध्यान रखना ये जो दो ओवरहेड हैं लास्ट में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इनको मिला करके बोला जाता है जनरल ओवरहेड्स. पहली ओवरहेड्स हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. आप नाम से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. फैक्ट्री ओवरहेड वो खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री को चलाने के लिए किए जाते हैं. ये ध्यान रखना है, ओवरहेड कोई भी हो उसमें इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस को ही इंक्लूड किया जाता है. जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट कॉस्ट थी सारी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन तीनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट बनती है. बाकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है ओवरहेड्स. तो कोई भी ओवरहेड्स आएगी, ध्यान रखना है उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करना है सिर्फ. तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब हुआ फैक्ट्री में होने वाले खर्चे. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर दोज एक्सपेंसेस which are incurred in the factory during the course of production. These are also known as manufacturing works or production overhead. इनको मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स या प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जाता है. फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. कोई भी ओवरहेड होगी, अभी समझा हमने, उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड में भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. इनडायरेक्ट मटेरियल्स. इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल हमने समझा था मटेरियल की डेफिनेशन में कोई भी सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस. लेकिन इनडायरेक्ट होने का मतलब यही हुआ कि वो प्रोडक्ट में विजिबल नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस में ही कंज्यूम हो जाएगा. तो फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल ये मिलेंगे आपको कंज्यूमेबल स्टोर्स जैसे कि ऑयल एंड ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट और फैक्ट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, ये ओवरहेड्स की मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दी है आपको. तो जब भी आप आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कॉस्ट शीट के, तो आपको इन सबको की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको आप समझ लें ध्यान से. फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर के अलावा, मीन्स उस मजदूर के अलावा जिसने मशीन चलाई, प्रोडक्ट बनाया, इसके अलावा जो भी कोई एक्सपेंसिव, जो भी कोई लेबर है, जो भी कोई ह्यूमन एफर्ट है, वो सब इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा. इसकी लिस्ट है पूरी, ये देखिए. सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर. फैक्ट्री के मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन या इंस्पेक्टर को मिलने वाली सैलरी. स्टोर कीपर की सैलरी. सैलरी ऑफ गार्ड्स एंड स्वीपर्स. ओवर टाइम एंड लीव वेजेस. ये ध्यान रखना है, ओवर टाइम एंड लीव वेजेस ये डायरेक्ट वेजेस के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ रहे हैं. ऐसे ही बोनस टू वर्कर्स, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज, फीस ऑफ फैक्ट्री डायरेक्टर्स, ड्राइंग ऑफिस सैलरी. ये ध्यान रखना है, ड्राइंग ऑफिस शब्द से आप कंफ्यूज मत होना, इसको ऑफिस ओवरहेड नहीं समझना. ड्राइंग ऑफिस फैक्ट्री प्रेमिसेस का ही वो पार्ट होता है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्ट की ड्राइंग्स और पिक्चर्स, इमेजेस तैयार की जाती हैं. तो इसलिए ड्राइंग ऑफिस फैक्ट्री का ही एक पार्ट है. तो यहाँ जो सैलरी दी जाएगी वो फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगी. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में, फैक्ट्री के बाकी बचे हुए खर्चे. रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग, वर्कर्स कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन टू टेक्निकल जर्नल्स, फैक्ट्री टेलीफोन चार्जेस, repairs and maintenance of machines, haulage. haulage ध्यान रखना है, मशीन को एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्री में मूव करने के लिए जो वेजेस दिए जाते हैं उन्हें haulage कहा जाता है. ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का ही पार्ट है. बाइंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉइज, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस,
एंड एक्साइज ड्यूटी। ये सभी फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हो सकता है इस लिस्ट में नहीं लिखा हो जो फैक्ट्री में किया जा रहा है, वो सब फैक्ट्री एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। दूसरे तरह की ओवरहेड्स होती हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब हुआ ऑफिस के खर्चे। बिजनेस को एडमिनिस्टर करना मीन्स बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स refer to the expenses relating to the management and administration of the business। ये वो सभी ओवरहेड्स होती हैं जिनका संबंध किसके साथ है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करना और बिजनेस को एडमिनिस्टर करना। दीज ओवरहेड्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑफिस की इनडायरेक्ट लेबर और ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। ऑफिस में इनडायरेक्ट मटेरियल है ऑफिस का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑफिस में इनडायरेक्ट लेबर, कौन लोग काम करते हैं ऑफिस में, ऑफिस का मैनेजर, क्लरिकल स्टाफ, लीगल एडवाइजर, अकाउंटेंट, डायरेक्टर्स, इन सब की सैलरी ये कहलाएगी इनडायरेक्ट लेबर। या डायरेक्टर्स फीस, ऑडिट फीस, सैलरी ऑफ पीआरओ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर एंड काउंटिंग हाउस सैलरी। काउंटिंग हाउस ध्यान रखना है अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, तो ये भी ऑफिस का ही पार्ट है। ऑफिस के खर्चे जैसे ऑफिस का रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग, हीटिंग, बिजली का बिल, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस, ऑफिस प्रेमिसेस या फर्नीचर या कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, टेलीफोन का बिल, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, ये सभी ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तीसरी ओवरहेड होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नाम से पता लग रहा है ये वो सभी खर्चे हैं जो गुड्स को बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किए जाते हैं। These are the expenses incurred for marketing and selling and distribution of product। These overheads include, इस overhead में भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो सेल्स के लिए मटेरियल कौन सा यूज होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, या फिर सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग द प्रोडक्ट। मैंने आपको टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था, तो टूथपेस्ट जिस ट्यूब में आ रही है वो ट्यूब तो है डायरेक्ट मटेरियल, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्योंकि वो प्रोडक्ट का ही इंटीग्रल पार्ट है, उसके बिना, उस ट्यूब के बिना टूथपेस्ट नहीं बेची जा सकती। लेकिन आप देखते हैं टूथपेस्ट भी एक क्या होती है, एक बॉक्स में मिलती है आपको, गत्ते के डिब्बे में आती है, तो वो जो गत्ते का डिब्बा होता है पतला सा, वो है सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, वो यूज हो रहा है गुड्स को बेचने के लिए, तो वो है इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफ सेल्स। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेबर कौन सी है, सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, डिलीवरी बॉय, इन सब की सैलरीज और वेजेस ये सब कहलाएंगे इनडायरेक्ट लेबर। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंसेस कौन से होंगे, एग्जांपल हैं एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग, वेयरहाउस के खर्चे, वेयरहाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेयरहाउस का रेंट, बैड डेट, क्रेडिट सेल्स करने पर कुछ पैसा डूब जाएगा, शोरूम के एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ वेयरहाउस, कैरिज आउटवर्ड, गुड्स को बेचने पर किराया लगा, आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन या डिलीवरी वैन के बाकी सभी खर्चे, ट्रेड डिस्काउंट, repairs and maintenance of delivery vans, periodical exhibition expenses, subscription to trade journal, samples and free gifts, loss of stocks in warehouse, loss of finished goods in transit। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है सभी तरह की एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स के लिए, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का यूज होगा, इसलिए इसको आप अच्छे से एक बार दोबारा से देखें।
फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ हमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ने थे, तो वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।